जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट भी जाके आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे करके सारी की सारी क्लासेज आना शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। सामने आपको क्या कहते हैं, और आपको अगर क्या कहते हैं पूरा का पूरा कोर्सेज का एक्सेस चाहिए, पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है वो देख लेते थे। 4 से 5 क्लास जो होने वाली डेमो होने वाली है, उसके बाद जो क्लासेज होगी वो पेड हो जाएंगी, ठीक है। देख लीजिए, मैं तो ये कहूँगा जब अच्छी तरह से तसल्ली कर दीजिए, डेमो क्लासेज देख लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। प्रोसीजर ये रहा। सामने आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, स्कैन करके आपको उस पर 201 रुपये की पेमेंट करनी है। कितने रुपए की? 201, 201, 201 रुपीज़ ओनली। और या फिर आप इस क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर मेरा नंबर है सामने 9278032677, फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपको पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पे 9278032677 पे ही आपको क्या कहते हैं भेजना है अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट हिस्ट्री का। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री भेजते हो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है, वो देख लीजिए। आपको पीडीएफ प्लस नोट्स मिलने वाले हैं क्लासेस का, ठीक है, जो जिससे क्या हो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी, मतलब हमारे जो पीडीएफ नोट्स है वो सफिशिएंट है। उसको लेने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपको जो ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की मॉडल वॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह आपको सारा का सारा चीज़ें मिल जाएगी। माइंड मैप, मतलब कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको माइंड मैप के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, तो सारे के सारे लेक्चर्स हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, कभी कभार लाइव भी आता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर ही, आप कहीं भी बैठकर आराम से कान में बीट लीड लगा के कहीं आके बैठ के पढ़ सकते हैं। वन टाइम पेमेंट जो आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है, सिर्फ एक बार करनी है, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। और मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको हमसे क्यों पढ़ना चाहिए वो देख लीजिए। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पीजी फ्रॉम दी एएमयू, 5 साल 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट थी आपकी। क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं नेशनल इनकम इसकी फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस को मैं एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो देखो, सीबीएसई बोर्ड और क्या कहते हैं यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है डिट्टो सेम है, लेकिन जो बुक्स है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, चाहे मैं सीबीएसई की बात करूँ यूपी बोर्ड का बात करूँ, दोनों सेम ही है लगभग। एक आध जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है वो उसमें से इसको डिलीट कर दिया गया है, या किसी में है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको आंसर देना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या बृहद अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भी पूछता, दो नाम है इसके, ठीक है, हिंदी में। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अर्थशास्त्र का वह शाखा जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। अब अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया, जैसे कि भारतीय अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र, मतलब कि मतलब कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो क्या कहते हैं समग्र रूप से समझते हैं। जैसे कि पूरे देश के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, पूरे देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, देश किस तरीके से अपने क्या कहते हैं अपना आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आर्थिक गतिविधि क्या, कौन सी होती है? उत्पादन, उपभोग, है ना, ये सारी सारी क्या है, वितरण, ठीक है, और निर्यात, ये सारी सारी की चीज़ें क्या हैं, आपकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। आर्थिक गतिविधियाँ मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि जिससे क्या हो, आप अपनी इनकम कमाते हैं। जैसे आपके पापा या मम्मी कोई ना कोई काम करते होंगे, वो आपकी आर्थिक गतिविधि है, जिससे वो इनकम जनरेट करते हैं। कुछ लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं पूरा का पूरा सामान सामान बेचते, उससे अपनी चीज़ें क्या कहते हैं पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेवाएं बेचते हैं। सेवाएं मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपनी सेवाएं, सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, है ना। आपको अपना लेक्चर्स दे रहा हूँ, जिससे क्या आप मुझे आगे जाके पेड कर रहे हैं, समझने आ गया। तो मेरी इनकम इससे हो रही है,
इसी तरीके से अगर हम पूरे देश की बात करेंगे, पूरा देश कैसे कमाता है, ठीक है, उसकी समग्र रूप से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, वो उसका अध्ययन कहाँ करते हैं हम, आपका वेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे इसके जैसे कि एग्रीगेट बचत, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एग्रीगेट एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जब आगे जाके समझाऊंगा मैं, ठीक है। समग्र बचत मतलब कि पूरा का पूरा देश है वो बचत कैसे करता है। समग्र मांग, मांग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा मांग कहलाती है। मतलब कि इंसान कितनी चीज़ें खरीदेगा किसी प्राइस पर, ठीक है। और पूरा का पूरा देश क्या कैसे चीज़ों को खरीदता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और रोजगार का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, उसको इस पे पढ़ने वाले हैं। मतलब रोजगार क्या होता है, रोजगार तो सभी के लिए, जब अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, एक मोहल्ले की या फिर एक परिवार की बात तो नहीं करते हैं ना। समझ आ गया आपको। तो जब हम पूरे का पूरे क्या कहते हैं देश की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो लेवल पे, मतलब कि या फिर बृहद स्तर पर, या फिर आपका आपका इसको बोलते हैं समष्टि स्तर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप समझते हैं सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र, या इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। देखो समष्टि अर्थशास्त्र में और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एग्जाम्पल देखकर मैं समझाना चाहता हूँ अंतर क्या होता है। समष्टि व्यष्टि की मतलब कि मान के चलिए आपके पापा कैसे कमाई करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और उनकी इनकम कैसे होती है, तो वो समष्टि में आएगा, ठीक है। पूरा देश के की आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, जब हम पूरे देश के लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी है, ठीक है, वो कैसे कमाते हैं पूरे देश की, तो वो क्या रहेगा आपका व्यष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आ गया। समझ लेते हैं, पहले इंग्लिश में सामने देखा होगा पर्पस क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उद्देश्य, इसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स यूनिट्स ऑफ आर इकोनॉमी, मतलब कि किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, आपका क्या कहलाता है, ये आपका व्यक्तिगत क्या कहते हैं आपका व्यक्तिगत व्यक्तिगत, या फिर बोल सकते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। मतलब कि जब हम एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी आर्थिक क्रिया करता है, पैसे कमाता है। समझ आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट्स, मतलब कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था और उसके समुच्चय का अध्ययन। मतलब कि पूरे देश की जब हम बात करें, पूरा का पूरा देश किस तरीके से अपनी आर्थिक गतिविधियां का संचालन करता है, कैसे पैसे कमाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको कहते हैं हम क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। परिभाषा होगी, उद्देश्य क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शुष्क अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या मूल्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन है। मतलब कि मूल्य निर्धारण, मतलब कि समझने आ गया, मूल्य मतलब कि किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसका उद्देश्य ये है। और संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन मतलब कि मान के चलिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, हमेशा नोटिस करिएगा। मतलब जो क्या कहते हैं, जो किसी भी पर्सन की जो क्या कहते हैं डिमांड्स होती हैं बहुत लिमिटलेस होती है, उसकी कोई लिमिट, और उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, पैसा बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो क्या होता है, बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है। तो अपने पैसे को वो किन किन जगह लगाए जिससे क्या हो, उसकी जितनी भी सारी इच्छाएं हैं पूरी हो जाए। वो कैसे करेगा, वो हम पढ़ते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण, मतलब कि आय को कैसे, किसी भी देश की इनकम कैसे निकाली जाती है, ठीक है, उसको निकालना सीखना। और उस तो क्या, रोजगार के स्तर का निर्धारण, मतलब कि ये पता करना है कि किसी देश के अंदर रोजगार कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितने कितने लोग बेरोजगार है, कितने को रोजगार प्राप्त हो रहा है ना। कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प रोजगार की स्थिति में है, नहीं है। अल्प रोजगार मतलब कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम जब नहीं मिलता है, ठीक है। टूल्स देख लेते हैं इसके। टूल्स मतलब किस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, मतलब कि
ठीक है। इट मेन्स टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब कि इसके मुख्य उपकरण विशेष वस्तु की मांग और आपूर्ति है। जब हम किसी एक वस्तु की बात जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो वो कब मांग करेगा, वो कब चीज़ों को खरीदेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, या जो दूसरा व्यक्ति है जो बेचने वाला होता है वो किस तरीके से अपनी वस्तु की पूर्ति करेगा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को पढ़ते एक इंसान की जब बात करते हैं। मांग इंसान, देखो जब किसी किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में आपको पता होगा विपरीत संबंध होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे जब मांग जब समझाया जाएगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग मतलब वो खरीदेगा कम। और कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत जैसे घट जाएगी तो मांग बढ़ा देगा, चीज़ें ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत किसी वस्तु की आपूर्ति बोल लीजिए, पूर्ति बोल लीजिए, मतलब कि सप्लाई बोल लीजिए, जब इनके बीच में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, या फिर इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। मतलब कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, जो बेचने वाला होगा एक इंसान, वो क्या करेगा, ज़्यादा चीज़ें बेचेगा, और कीमत घट जाएगी तो वो कम चीज़ें खरीदेगा। जैसे मान के चलिए कोई इंसान है, कोई किसी सामान को बेचता है, उसने वो सामान को 5 रुपये का बनाया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, उस चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो उसकी कीमतें बढ़ गई, वो कितने रुपये होगी, 12 रुपये। पहले कितने बेच रहा था, 10 रुपये, कितने का फ़ायदा हो रहा था, 5 रुपये का। अब कितने में बेच रहा है, 12 रुपये, अब कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 7 रुपये का। समझ में आ गया, तो फ़ायदा हो जाएगा उसको। समझ में आ गया इसका। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट्स मेन्स टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ होल इकोनॉमी। इसका मुख्य उपकरण संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र मांग और समग्र पूर्ति। मतलब किसी देश की जब हम समग्र मांग, मतलब कि कोई, मतलब कि पूरे देश की डिमांड क्या है, ठीक है, और पूरी देश की सप्लाई क्या है, उसका जब अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। मतलब कि व्यष्टि मतलब एक इंसान, समष्टि मतलब सभी। समझ में आ गया। उदाहरण देख लीजिए इसके, एग्जांपल देख लीजिए, इंडिविजुअल्स डिमांड्स, है ना, इंडिविजुअल सप्लाई या पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और इसका देख लीजिए एग्जांपल क्या है, एग्रीगेट डिमांड्स एंड नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। व्यक्तिगत मांग या पूर्ति, ठीक है। पूंजीगत आय, इसका उदाहरण हो गया। मतलब व्यक्तिगत मतलब कि जब अब एक इंसान की जब बात करेंगे, एक इंसान कब चीज़ें खरीदेगा कब नहीं खरीदेगा, एक इंसान कब चीज़ें बेचेगा कब नहीं बेचेगा, पूंजीगत आय, ठीक है। अब समष्टि मतलब कि समकुल मांग, मतलब कि पूरे देश की मांग कितनी है, किस तरीके से पूरा देश कब क्या कहते हैं उसकी मांग क्या है। राष्ट्रीय आय, देश की आय कैसे निकाली जाती है। बेरोजगारी, बेरोजगारी के बारे में जब पता करते हैं तो पूरे देश के बारे में पता चलता है ना, कि रोज कितने लोगों को रोजगार मिलना है नहीं मिलना, सभी लोग, देश के सभी लोगों के बारे में कुछ एक समझ बनती है हमारी, ठीक है। मतलब समष्टि और व्यष्टि में सिर्फ एक ही अंतर है, समष्टि में सिर्फ एक इंसान की बात करें, किसी पर्टिकुलर थिंग पर्सन की बात करने वाले, और व्यष्टि में हम क्या करते हैं, संपूर्ण देश की बड़े बड़े लेवल पे बात करते हैं। समझ में आ गया, ये डिफरेंस है इसका, देख लीजिए, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। ये की हो गया, और एक ये हो गया। देखो, मैं अभी तो आपसे ये कहूँगा, अभी घबराने की जरूरत है नहीं। मैं इकोनॉमिक्स क्या है, शुरुआत में 2-3 लेक्चर्स जो होते हैं इसके नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा ऐसे ही सब्जेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, चीज़ें समझना आना आपको हो जाएगी। अब समझते हैं जीडीपी। व्हाट इज द मीन बाय जीडीपी। जीडीपी द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में, मतलब कि जैसे मान के चलिए भारत है, ठीक है। भारत के अंदर क्या है, किस भारत के अंदर मतलब मान के चलिए, क्या कहते हैं, लोगों ने एक साल के अंदर कोई किसी भी वस्तु का उत्पादन किया, मान के चलिए कोई वस्तु से मतलब, ठीक है। अ, उन्होंने स्टील बनाई, कार्स बनाई, ठीक है। और उनका कहता है, और उनका जो एंड में जो बेची गई, मतलब कि कुछ ना कुछ तो प्राइस रहा होगा, उनको बेचा गया होगा। अब उन प्राइसेस के हिसाब से वो कितनी यूनिट्स बेची, कितना सामान बेचा, ठीक है। अब उनकी जब हम टोटल वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, उनका कुल जोड़ के आता है, वही जीडीपी कहलाता है। समझ आ गया। मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको गलत बोल दी, बिकी नहीं, मतलब कि जो एंड में जो तैयार हो गई है, अब उसका वैल्यू क्या है, समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए एक इंसान क्या कहता है, जैसे कि मान के चलिए कोई 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 जैसे टाटा है, टाटा ने कोई कार बनाई,
उसका उसने क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसने तैयार करी होगी बात 8-9 लाख रुपए में, लेकिन बिक कितने की 15 लाख रुपए। ठीक है, इसी तरीके में से मारुति सुजुकी ने कोई कार बनाई होगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उन कारों को खरीदा भी होगा किसी प्राइस पर। ठीक है, वो बिक कितने में रही है एंड में, और उन टोटल मतलब कितनी कारें बिकी टोटल, उसका सब सम लगाएंगे तो किस में ऐड हो जाएगा, जीडीपी के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती है जी एक जीडीपी के अंदर, है ना, देश के अंदर। एक घरेलू क्षेत्र मतलब कि हम भारत की बात करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में हम सॉरी अब समझते हैं वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप जो गुड्स होती है वो दो प्रकार की होती है किसी भी एरिया किसी भी इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट गुड्स होती है फाइनल गुड्स, सेकंड गुड्स होती है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स के भी दो प्रकार होते हैं आपके, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं उसको, वस्तु के प्रकार। दो प्रकार होते हैं वस्तुओं के, अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु के भी दो प्रकार होते हैं आपके, पूंजीगत वस्तु है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और दूसरा है आपका क्या, उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, अब इसमें आगे तक अंतर समझेंगे आराम से। ठीक है, आप समझते हैं इंटरमीडिएट गुड, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुएं। एक बार इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, मध्यवर्ती वस्तु बोल लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, हाँ। Intermediate goods refer to those goods which are used either for a resale or further production in the same year। उन वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को क्या कहते हैं संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग या तो पुनः बिक्री के लिए या किसी वर्ष आगे उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम कच्चे माल के रूप में जो चीज़ें यूज होती है उनको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। जैसे कि मान के चलिए कि आपने क्या कहते हैं सोने के बिस्कुट बनाने के लिए आपने फैक्ट्री डाली, तो सोने के बिस्कुट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा कच्चे माल के रूप में, सोना तो चाहिए होगा। ठीक है, तो सोने की वो क्या कहते हैं सोने की जो सोना था, कच्चा सोना था, जो जिसमें से जो इम्प्योरिटी थी आपने नहीं निकाली है, और जो शुद्ध नहीं है अभी, पहले सोने को शुद्ध भी तो करना पड़ता है, जिसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको अलग करना पड़ता है, फिर उससे उसको क्या कहते हैं सांचे में ढालना होता है, फिर उसकी कोई कीमत होती है, फिर उसकी तैयार होने के बाद उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से पहले, ठीक है ना, वो कच्चे माल के रूप में जो सोना यूज़ हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, ठीक है, और कच्चे माल को आप दोबारा भी बेच सकते हो। जैसे नोटिस करना होगा, अगर मान के चलिए आप कच्चा कच्चा सोना लेके आए, कच्चा सोना लेके आए मतलब कि अब किसी कंपनी में सोने के बिस्कुट बनते हैं तो क्या करते हैं, कच्चा सोना लेके आया वो, तो उस कच्चे सोने को, ऐसी बात तो नहीं एक ही कंपनी को ज़रूरत होगी, दूसरी कंपनी वाले को भी तो ज़रूरत होती है, तो वो चाहे तो उसी सोने की कच्चे जो सोने को दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब कि उससे चाहे वो चैन बनवाए, कोई कोई सुनार भी उससे कंपनी से खरीद सकता है कच्चे माल के रूप में, मतलब कि उसकी पुनः बिक्री हो सकती है। ठीक है, और उसका उत्पादन में यूज़ होता है। उत्पादन मतलब कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन, उसी से अलग चीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको नहीं, मैं दोबारा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स अ गुड परचेज फॉर अ रिसेल। जैसे कि मान के चलिए पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया सामान, जैसे कि डेयरी दुकान द्वारा खरीदा गया दूध। जैसे मान के चलिए कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार ने क्या करा, क्या कहते हैं उसने दूध खरीदा। ठीक है, दुकानदार ने दूध खरीदा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस दूध को दोबारा बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, पुनः बिक्री करेगा। तो वो उसके लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, अगर वही मान के चलिए अगर वही दूध अगर को हम खरीदेंगे तो वो मध्यवर्ती वो उपभोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो होगा अंतिम 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 उपभोग कहलाएगा, या फिर अंतिम वस्तु कहलाएगा, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, हमें यूज़ करना है उसको। अब उसको हम दोबारा थोड़ी ना बेचेंगे। कंसेप्ट को समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मध्यवर्ती वस्तु इसको दोबारा बेचा जाता है खरीदने के बाद। जैसे कि कच्चा दूध हो गया, आपका दूध होता है, इसको दोबारा बेचा जाता है। ठीक है, और दूध से वो चाहे वो कोई भी चीज़ बना सकता है, अन्य अन्य चीज़ों का उत्पादन कर सकता है, चाहे वो रसमलाई बनाए, चाहे वो क्या कुछ भी बनाए, पेड़े में यूज़ करे, चाहे वो उसका खोया बनाए, है ना। समझ में आ गया। बी, आगे के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान, जैसे कि मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध। तो दूध क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, उसका यूज़ हम मिठाई बनाने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन कौन सी होती है, या तो उसको दोबारा बिक्री के लिए यूज़ किया जाता है, या उससे
अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। एक कच्चे माल के रूप में यूज होती है। ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलिए मध्यवर्ती वस्तु को 1 साल से ज़्यादा किसी दुकान में रखा गया है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी, मतलब कि फाइनल गुड्स कहलाएंगी। या फिर बोल लीजिए अंतिम वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। ठीक है, समझ लीजिए अगर मध्यवर्ती वस्तु कोई तुम्हारी दुकान में रखी है, जैसे कि आपने क्या रखा, बेचने के लिए आप क्या लेके आए, आ, ताला लेके आए। ठीक है, अब ताला वो 1 साल तक बिका नहीं, ठीक है, बिका दुकान में रहा तो वो क्या कहलाएगा? अब फिर 1 साल के अंदर बिक गया तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, अगर नहीं बिका तो वो क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु है कहलाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु का दो यूज़ होते हैं, या तो पुनः बिक्री के लिए, दोबारा रीसेल करने के लिए। ठीक है, रीसेल के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रीसेल, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको देख लेता हूँ। हो, 2 सेकंड रुकिए, इसका डार्क कलर कर देता हूँ। रीसेल के लिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है, या फिर इनका आगे के उत्पादन के लिए, या फिर फर्दर प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं इसको गुड फॉर द फर्दर फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आ गया आपको? ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या तो उसको रीसेल किया जाता है, या फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज होता है। एग्जांपल ले लीजिए, दूध, अगर एक दूध वाले कोई दूध खरीदा, कच्चा दूध खरीदा, उसको या तो बेचेगा या फिर उससे कोई दूसरी चीज़ें बना लेगा। ठीक है, अगर ये मध्यवर्ती कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा दुकान में रह गई या फिर कहीं उसका यूज़ नहीं हुआ, वो बेची नहीं गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स, अब समझते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड विच आर यूज आदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि या तो उनका कंजम्पशन के लिए यूज़ होता हो, या तो उसका इन्वेस्टमेंट के लिए क्या यूज़ होता हो। ठीक है, अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को संदर्भित करती है जिनका उपयोग या तो उपभोग के लिए या निवेश के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल दे के उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदे गए सामान क्योंकि वे अंतिम उपभोग के लिए होते हैं। जैसे कि दूध, आप दूध से एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे दूध वाला था, ठीक है, तो दूध वाला जो दूध बेच रहा है, तो दूध वाले के लिए तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उसको दोबारा बेच रहा है वो। अब जो उपभोक्ता है, जो उस चीज़ को खरीद रहा है, अब उसको वो दोबारा बेचेगा नहीं, घर में यूज़ करेगा अंतिम रूप से। ठीक है ना, अब ना तो उसको पुनः बिक्री करेगा और ना ही किसी को चीज़ बनाकर वो बेचने वाला, नहीं बेचने वाला ना, वो घर में यूज़ करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अंतिम वस्तु है, या फिर इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, भोक्ता परिवार क्योंकि इसका प्रयोग क्या है? अंतिम उपभोग है, इसका यूज़ क्या है? अब इसके बाद कोई यूज़ नहीं करेगा, मतलब इसके बाद क्या है? बेचेगा थोड़े ना, अपने यूज़ के लिए कर रहा है वो। हम्म, समझ में आ गया? एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए दूध वाला था, तो दूध वाले के लिए वो दूध जो था, कच्चा दूध था, वो क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है। क्यों? या तो वो उस दूध से क्या कर ले, क्या कहते हैं, उसका दोबारा बेच, किसी और को दूध बेच दे वो। ठीक है, या फिर उसको उस दूध से कुछ और चीज़ें बना दे, जैसे कि मिठाइयाँ बना ले। तो वो दूध दूध वाले के लिए जो बेच रहा है वो क्या है? एक तरीके से वो मध्यवर्ती वस्तु होगी, या है ना, क्योंकि उसका मध्यवर्ती वस्तु की विशेषता क्या होती है? या तो उसकी पुनः बिक्री की जाती है, ठीक है, या उसको अन्य किसी वस्तु के उत्पादन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत अंतिम वस्तु किस रूप में प्रयोग की जाती है? अंतिम रूप से, मतलब कि अब उसको ना तो पुनः बिक्री की जाएगी, ना ही उसको किसी वस्तु के उत्पादन में किया जाएगा, या उसको बेचने के लिए तैयार किया जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, दूसरा देख लीजिए, पूंजी निर्माण या निवेश के लिए फर्मों द्वारा खरीदा गया सामान, किसी फर्म द्वारा खरीदी गई मशीनरी। ठीक है, जैसे मान के चलिए, आपने क्या कहते हैं, एक चीज क्या कहते हैं, दो मिनट,
जैसे मान के चलिए आपने कोई दुकान खोली, ठीक है। जैसे मान के कोई दुकान खोली थी, ठीक है। दुकान में, उसी दुकान में देखो, आप क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु भी लाओगे, अंतिम वस्तु भी लेके आओगे, एग्जाम्पल से समझते हो, ठीक है। आपने उस दुकान के अंदर निवेश किया, क्या करे, आपने कंप्यूटर की दुकान खोली, कंप्यूटर की नहीं मत समझिए, आपने क्या कहते हैं परचून की दुकान खोली। तो परचून की दुकान में क्या क्या चीज़ें आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, पंखे आएंगे, ठीक है, और सामान भी आएगा बेचने के लिए। देखो पंखा क्या है, अपनी दुकान में यूज़ करने के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर अब वो उसको दोबारा बेचेगा तो नहीं, अपने यूज़ में रखेगा उसको, ठीक है, अपने बस यूज़ में रखेगा, नहीं रखेगा, समझ आ गया, नहीं समझ आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम वस्तु है, ठीक है। और इसी तरीके से कंप्यूटर भी लाया होगा हिसाब किताब रखने के लिए, तो कंप्यूटर को हिसाब अपने यूज़ के लिए लेके आया ना वो, इस इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम वस्तु है। उसी दुकान में मध्यवर्ती वस्तु भी है उसके पास, जैसे कि चीनी, दाल, आटा, चावल, ठीक है, ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उनको दोबारा वो बेच देगा, ठीक है। समझने आ गया आपको एग्जाम्पल से? आगे बढ़ते हैं। नोट्स देख लीजिए। फाइनल गुड्स आर नाइदर रिसोल्ड और यूज फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अंतिम माल या बोल लीजिए, वस्तु बोल लीजिए, को ना तो दोबारा बेचा जाता है, ना ही उत्पादन की प्रक्रिया में किसी और परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो अंतिम वस्तु को या तो तुम दोबारा बेचते ही नहीं हो, एक बार आपने इस चीज़ को खरीद लिया, यूज़ कर लिया, तो और ना ही उसको किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आपको दुकान का एग्जाम्पल दिया, एक ही दुकान में क्या होती है कि एक ही दुकान में आपका आ, अब मध्यवर्ती वस्तु भी होती है और अंतिम वस्तु भी होती है। कंप्यूटर क्या था, अगर दुकानदार अपने यूज़ के लिए रख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन नोटिस कीजिएगा, एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करता हूँ, और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक कंप्यूटर की दुकान है, तो बहुत सारे कंप्यूटर लेके आया है, ठीक है ना। उसी दुकान में एक कंप्यूटर वो अपने लिए यूज़ लेके अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आया होगा, ठीक, उसको बेचेगा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए अंतिम वस्तु है, उसका निवेश है। तो दुकान आगे बढ़ाने के लिए अपना सामान, दुकान में बिक्री कितना हिसाब हुआ, कितना हिसाब नहीं हुआ, उसका डाटा रखने कंप्यूटर यूज़ करता है वो, उसका यूज़ पर्सनली करता है वो, तो उसके लिए अंतिम वस्तु होगी। लेकिन उसी दुकान में, कंप्यूटर की दुकान में बहुत सारे कंप्यूटर्स भी आएंगे बेचने के लिए, बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मध्यवर्ती उपभोग। समझ आ गया, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स दे रखा है, देख, अंतिम माल या सहायक सामग्री। देखो अंतिम माल को अंतिम वस्तु बोल लीजिए, और सहायक सामग्री को या बोल सकते हैं मध्यवर्ती वस्तु। वो गूगल ट्रांसलेट पर जब स्लाइड डालते हैं तो वो ट्रांसलेशन में कभी कभार वो ज़्यादा हिंदी दे देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब लास्ट में पीडीएफ अपलोड होगा बिल्कुल जेन्युइन पीडीएफ होगा, ठीक है, वहाँ पे आप काट के लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली जाता है नहीं, ठीक है। देख लेते हैं। Final goods. They are ready for a final use of by the consumer for a consumption of the by the प्रोडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि या तो कंज्यूमर उसको क्या कहता है, फाइनल यूज़र के रूप में कंजम्पशन करेगा, या तो अपने यूज़ में करेगा, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, या कोई प्रोड्यूसर होगा, वो किस यूज़ करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है तो उसको दोबारा बेचेगा नहीं, उसी, जैसे कि वही, जैसे दुकान का एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा, आपका कंप्यूटर की दुकान का। एक कंप्यूटर की दुकान में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे बेचने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तु है। अगर उसी दुकान में अगर पर्सनल यूज़ के लिए उसने कंप्यूटर लेके आया होगा, है ना, हिसाब किताब, वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनल गुड्स। समझ आ गया? आ, ठीक है। दे आर फॉर रिसेल और यूज फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन। इनका यूज़ किस लिए करते हैं हम, या तो दोबारा बिक्री कर सके, या प्रोडक्शन में लगा सके, उत्पादन में लगा सके, ठीक है। ये उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए या उत्पादक द्वारा निवेश के लिए अंतिम उपयोग के लिए तैयार है, ठीक है। दूसरा समझ लें, ये पुनः बिक्री के लिए या आगे के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अंतिम वस्तु देख लीजिए, ठीक है। दे आर कंज्यूमर गुड्स यूज फॉर अ satisfaction of wants, they may change during uses. Capital goods which help in productions process, they don't transform during uses, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हिंदी में। आवश्यकता, ये जो है, जो अंतिम वस्तु होती है, ये आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं उपयोग के दौरान बदल सकते हैं, ठीक है। देखो उपयोग के दौरान बदल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि इस चीज़ को आप रट लो, इस लाइन को, ठीक है। इसको मैं समझाने बैठूंगा तो आप तो समझ लिए ना, हो गया आपका काम, ठीक है। तो इतना समझ लिए।
मतलब कि जब मान के चलिए आपने कोई चीज़ खरीदी अंतिम वस्तु, जैसे दूध खरीदा था, दूध किसी इंसान ने, ठीक है, अपने यूज़ के लिए, तो वो क्या संतुष्टि तो ज़्यादा था। संतुष्टि का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं बहुत आनंद होता है, खुशी मिलती है, तो उसी को क्या कहते हैं, संतुष्टि मिलते हैं। दूध दूध पिएगा घर पे जाके ले जाके, क्या मज़ा आएगा, नहीं आएगा? बस वही तो बात है। ठीक है। पूंजीगत वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में मदद करते हैं, उपयोग के दौरान वह परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि जैसा कि मान के लिए इसके मैंने आपको बताया था अंतिम वस्तु के दो प्रकार होते हैं, एक होती है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु है। जो पूंजीगत वस्तु जो होती है ना उत्पादन की प्रक्रिया, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, मशीन मशीन लेके आए, ठीक है, अब उसको बदलोगे थोड़ी ना, आप मशीन को नहीं बदल सकते आप। ठीक है। अब इसी तरीके से मध्यवर्ती वस्तु देख लेते हैं आप इसको। दीज आर परचेज बाय एन फर्म फ्रॉम अनदर और फॉलोइंग पर्पस। ठीक है। रीसेल ड्यूरिंग अ ईयर, यूज एज रॉ मटेरियल इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, सो दे में चेंज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक फर्म द्वारा दूसरे से खरीदा जाता है। ठीक है। फर्म मतलब कि यहाँ पे उत्पादक की बात हो रही है, इसको फर्म बोलते हैं। ठीक है। वर्ष के दौरान पुनः बिक्री, या तो वो चीज़ सामान को पुनः बिक्री कर देगा, लेके आया और उसको दोबारा बेच दिया किसी को। ये उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है वो। ठीक है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बदल सकते हैं। ठीक है। अंतिम वस्तु में देख लेते हैं। देखो, किसी भी वस्तु, जब हम राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकालते हैं ना किसी देश की, तो हम हमेशा अंतिम वस्तु को ही लेते हैं। ठीक है। और इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है अंतिम वस्तुओं को, और इन्हें शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में। मतलब कि जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, सहायक सामग्री जो होती है, इनको हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये याद रख लीजिए, ये बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय में किसकी गणना की जाती है? अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तु है। ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमेशा अंतिम वस्तुएं बोल लीजिए, अंतिम माल बोल लीजिए, इसको राष्ट्रीय आय में उसका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु होती है या फिर सहायक सामग्री होती है, इनकी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेशन या शामिल नहीं किया जाता। दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होते हैं? दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, दीज आर फाइनल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और पेरिसेबल गुड्स सर्विसेज। ठीक है। अब उपभोक्ता वस्तु में कौन कौन सी चीज़ें आती है? ये अंतिम वस्तु है। इसमें टिकाऊ सामान भी आता है, अर्ध टिकाऊ सामान आता है, गैर टिकाऊ सामान आता है, खराब होने वाली चीज़ें भी आती है। जैसे कि, जैसे मान के चलो टिकाऊ सामान, जैसे कि आपने एक कंपनी के अंदर क्या कहते हैं, मशीन लेगी बड़ी वाली, है ना, तो मशीन क्या, वो टिकाऊ सामान है। या फिर आप एग्जांपल ले लिया, आपने क्या कहते हैं, आपने कंपनी खोली, आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो ज़मीन खरीदी, ऐसे तो बात नहीं है हर बार आप क्या कहते हैं उस ज़मीन को क्या कहते हैं क्या करते हो, नई नई ज़मीन खरीद रहे हो, नहीं नहीं, एक बार ज़मीन खरीद ली तो टिकाऊ सामान है। या फिर आपने मशीनरी खरीद ली तो टिकाऊ सामान है। अर्ध टिकाऊ सामान मतलब कि कुछ समय के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ समय के लिए वो टिक सकता है तो कुछ समय के लिए टिक नहीं सकता है। जैसे कि चेयर, पंखे, फैन कुछ समय के लिए, उसके बाद वो खराब भी हो सकते हैं, उसको को बदलना पड़ता है। और गैर टिकाऊ सामान मतलब कि आपने इसको यूज़ करा और फेंक दिया। जैसे कि एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें देखेंगे। ठीक है। ठीक है। डायरेक्टली यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर हाउस होल्ड फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ वांट्स, फॉर एग्जांपल शुगर, इफ यूज बाय कंज्यूमर टू टेक बिस्किट, इट इज़ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इनका यूज़ किस लिए क्या होता है? आपका उपभोक्ता वस्तुओं का संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम उपभोक्ता परिवार द्वारा सीधा उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चीनी यदि प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता का बिस्कुट बनाना उपभोक्ता हित में है। मतलब कि अगर आपने क्या कहते हैं इंसान ने चीनी खरीदी, ठीक है, अब उसी चीनी को क्या कहते हैं उसने बिस्कुट बना लिए, ठीक है, अब बिस्कुट को अपने यूज़ के लिए तो यूज़ करेगा वो, ठीक, उस बिस्कुट को बेचेगा तो नहीं। अगर बेचेगा तो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी चीनी उसके लिए, लेकिन नहीं, वो बेच नहीं रहा है उपभोक्ता। वो क्या कर रहा है? उपभोक्ता होता है क्या उसका, वो उपभोक्ता चाहता है क्या है, खरीदारी क्यों करता है? अपने यूज़ के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
कंजम्पशन गुड्स बोल लीजिए, उपभोग का सामान बोल लीजिए। इसमें गैर टिकाई वस्तु कौन कौन सी आती है? उपभोक्ता के एक ही कार्य में उपयोग की जाने वस्तु, उदाहरण के लिए कोक, आइसक्रीम। मतलब कि जैसे मान के चलिए कोक आइसक्रीम, मतलब कि इंसान ने गैर टिकाऊ वस्तु कोक जो होती है और आइसक्रीम होती है, उसकी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ समय बाद खराब होती है, अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगी। अर्ध टिकाऊ मतलब कुछ लंबी अवधि के लिए उपयोग, उदाहरण के लिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को क्या कहते हैं, आप कुछ सालों तक उसको रख सकते हो, वो खराब नहीं होते। टिकाऊ सामान जैसे कि कई वर्षों तक उपयोग में किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, टेलीविजन। समझ आ गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स यूज इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एग्जाम्पल कोक, आइसक्रीम। ठीक है। सेमी ड्यूरेबल मतलब कि कुछ समय ज़्यादा तक चलती है वो। गुड यूज फॉर अ सम लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, एग्जाम्पल टूथपेस्ट। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स, एग्जाम्पल फर्नीचर, टेलीविजन। ठीक है। टेली अगर इन समझ में आ गया। उपभोक्ता वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं आप। ठीक है। पहला होता है अंतिम वस्तु को आप दो भागों में बांट सकते हो। ठीक है। एक उपभोक्ता वस्तु है, एक पूंजीगत वस्तु है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज फोर क्या है इसका, इसमें चौथा क्या आता है आपका? सर्विसेज भी आता है। ठीक है। मतलब कि सेवाएं। एन इंटेंजिबल थिंग विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, एग्जाम्पल डॉक्टर सर्विस। सेवाएं एक अमूर्त वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती है, जैसे कि उदाहरण के लिए चिकित्सा सेवा, मोबाइल सेवा। जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। देखिए, देखो, आप आप चीज़ों की खरीदारी करते होगे। ठीक है। या तो आप वस्तु की खरीदारी करते होगे, या किसी से उसका समय मांगते होगे, या सर्विसेज मांगते होंगे। जैसे कि मान के चलिए, कोई आपको क्या कहते हैं, अगर आपको कहते हैं टेलीविज़न खरीदना है, तो आप टेलीविज़न खरीद लोगे। ठीक है। डायरेक्टली तो टेलीविज़न क्या है, एक गुड्स है, मूर्त है। ठीक है। टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन जो टेलीविज़न ख़राब हो जाएगा ना, तो ठीक करने वाला इंसान जो आएगा, ठीक है, वो क्या करके जाएगा, अपनी सेवा देगा, सर्विसेज देगा। या जब आप ख़राब हो जाओगे या फिर आपको बुखार हो जाएगा, तो ठीक है, तो आपके अंदर क्या, उसको दवाई देगा, आपको वो सर्विस दे के जाएगा। ठीक है। हमने आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं। कैपिटल गुड्स, दे आर ड्यूरेबल फाइनल गुड्स। दे क्या होता है? ड्यूरेबल फाइनल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दे डोंट चेंज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स लाइक मशीन्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट यूज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, आपको मैंने बताई थी, जो अंतिम वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु बताती है, इस उपभोक्ता वस्तु में कौन सी चीज़ें आती है? एक आती है गैर टिकाऊ वस्तु आती है, अर्ध टिकाऊ वस्तु आती है, टिकाऊ सामान आता है, और आपका कौन कौन सा आता है? आपका सेवाएं आती है। इंग्लिश में नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरीके से जो कैपिटल गुड्स होती है, पूंजीगत वस्तु होती है, ये क्या होती है? ये होती है आपकी टिकाऊ अंतिम वस्तु है, मतलब कि इनका बहुत लंबे समय तक इनका यूज़ होता है। ठीक है। उपयोग उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। वह करते हैं, ये उत्पादन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन नहीं कर सकते। अब उत्पादन जब तक हो रहा है ना, ठीक है, प्रोडक्शन जब होता है जब तक का, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर देख लो, कुछ न कुछ सामान बनाते, चप्पल बनाते हो, कुछ ना कुछ तो यूज़ करती होगी उस सामान को। उस दौरान क्या करते हैं, उन चीज़ों को अब वो चेंज नहीं करती है। उदाहरण के लिए अचल संपत्ति, जैसे कि मशीनें, संयंत्र, उपकरण जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में। मशीनें ऐसा तो है नहीं, उसने क्या कहते हैं, मान के चलिए आज ये मशीन यूज़ कर रहा है, तो क्या कहते हैं, उससे चेंज कर दिया, नहीं ये मशीन सही नहीं है, तो मशीन तो वो यूज़ होगी, चाहे एक कल बना रहा है, कल उसी से बना रहा था, तो परसों उससे उसी से सामान बना रहा था, तो तीसरे दिन उसी से सामान बना, मशीन तो चेंज रहेगी। ठीक है। संयंत्र, प्लांट जिसको बोलते हैं। ठीक है। नोटिस करना, जब दूध बनाने लिए बड़ी फैक्ट्री में जाओगे तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्या कहते हैं, अगर आपने एक बार दूध बना लिया, फिर एक घंटे बाद उस पूरे प्लांट को चेंज कर रहे हो, नहीं ना। एक बार प्लांट लग गया तो लग गया। समझ आ गया? तो पूंजीगत वस्तु क्या होती है? ये क्या होती है? टिकाई अंतिम वस्तु, मतलब कि ड्यूरेबल फाइनल गुड्स। समझ आ गया? और इसको आप उत्पादन की प्रक्रिया में आप चेंज नहीं करते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या है ना, आपको ना थोड़ा ना पेशेंस रखना पड़ता है। धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। और जब चीज़ें नहीं समझ में आती नहीं, दो बार, तो एक दो बार इस वीडियो को आप दो तीन बार देखोगे ना, तीन चार बार देखोगे ना, मतलब दोस्तों से डिस्कशन करोगे चैप्टर, तो चीज़ अपने आप समझने हो जाएगी। ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।